सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल्स, जो कि 20 फीट तक लंबे और 1 टन से भी ज्यादा भारी हो सकते हैं। इनकी बाइट फोर्स पूरे धरती के सभी जानवरों में सबसे ज्यादा रिकॉर्ड की गई है। लेकिन क्या इनकी ये जबड़े आज तक के सबसे खतरनाक क्रीचर्स में से टी-रेक्स का सामना कर पाएंगे? आज तक का सबसे बड़ा क्रोकोडाइल पाया गया था नॉर्दर्न ऑस्ट्रेलिया में, जो कि एक सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल था। वो 20 फीट तक लंबा और उसका वेट 1350 किलोग्राम मेजर किया गया था, यानी कि एक मीडियम साइज कार के जितना भारी। आज से लगभग 6 करोड़ साल पहले जब पूरी धरती में राज था डायनासोर्स का, ठीक उसी समय नॉर्थ अमेरिका में पाए जाते थे सबसे खतरनाक डायनासोर्स में से एक टी-रेक्स, जो कि 30 से 40 फीट तक लंबे और 7 टन से भी ज्यादा भारी होते थे। टी-रेक्स चलते समय जमीन से 12 से 13 फीट तक ऊंचे और हमले के वक्त 16 फीट तक ऊंचे पहुंच जाते थे। ये सबसे बड़े हाथियों से भी कई फीट ऊंचे होते थे। इस कंपैरिजन को देखो, जिसमें एक इंसान के सामने एक हाथी और एक टी-रेक्स है। तो अगर हम सिर्फ वेट और हाइट के बेसिस पे देखें तो टी-रेक्स के सामने सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल का कोई मुकाबला नहीं, क्योंकि टी-रेक्स उनसे 2 गुना लंबे और 7 से 10 गुना तक ज्यादा भारी होते थे। लेकिन एक फाइट का रिजल्ट सिर्फ साइज और वेट से नहीं आता। अगर एक क्रोकोडाइल और एक टी-रेक्स आमने सामने आ गए तो साइज और वेट के अलावा और भी बहुत सारी चीजें मैटर करेंगी, जैसे कि बाइट फोर्स, हंटिंग एबिलिटीज और इंटेलिजेंस। और अगर किसी तरीके से इनका आमना सामना हो गया तो कौन जीतेगा? बाइट फोर्स यानी कि जबड़ों की ताकत। पूरी दुनिया के सभी जानवरों में सबसे ज्यादा बाइट फोर्स वाले क्रीचर्स हैं सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल्स, जो कि अपनी बाइट से 16,000 न्यूटन तक फोर्स एग्जर्ट कर सकते हैं। मतलब अगर आपका सर इनके जबड़ों के नीचे आ गया तो उतना ही फोर्स फील होगा जितना कि कोई आपके सर के ऊपर एक मीडियम साइज कार चढ़ा दे। इसके अलावा एक क्रोकोडाइल के मुंह में होते हैं 66 नुकीले दांत, जो कि शिकार को दबोच के उसके चिथड़े उड़ा देते हैं। लेकिन क्या इनके ये जबड़े और दांत टी-रेक्स का सामना कर पाएंगे? क्योंकि कुछ साइंटिस्टों ने जब 3D मॉडलिंग के जरिए टी-रेक्स की बाइट फोर्स का एस्टिमेट करा तो ये रिजल्ट आया कि एक टी-रेक्स के जबड़ों का फोर्स 35,000 न्यूटन से लेकर 57,000 न्यूटन तक हो सकता है। मतलब अगर आपका सर उनके जबड़ों के नीचे आ गया तो उतना ही प्रेशर फील होगा जितना कि कोई आपके सर के ऊपर एक ट्रक चढ़ा दे। जितने भी लैंड एनिमल्स धरती में जन्मे हैं, उन सब में सबसे ज्यादा बाइट फोर्स टी-रेक्स की ही एस्टिमेट की गई है। इनकी ये चौंकाने वाली बाइट फोर्स का रीजन है इनकी ये मैसिव जॉ मसल्स। इनके सिर्फ जबड़े ही 250 किलो तक के होते थे, और तो टी-रेक्स के मुंह में होते थे 60 बड़े छुरी के जैसे दांत, जो कि शिकार के फ्लैश को चीरकर उसकी हड्डियां तक तोड़ सकते थे। अफ्रीका की मारा नदी में सिर्फ आंखें और नाक बाहर निकाले एक प्रेडिटर घात लगाए बैठा है। वो पानी से गुजरने वाले जानवरों को दिखाई भी नहीं देता और पास आते ही कुछ ही मिली सेकेंड्स में अपने हड्डियां तक तोड़ देने वाले जबड़ों से उसे दबोच के उसके चिथड़े उड़ा देता है। क्रोकोडाइल से बहुत ही खतरनाक शिकारी होते हैं। चाहे कुछ भी अगर इनके जबड़ों के आसपास आ गया तभी अपनी इंस्टिंक्ट को कंट्रोल नहीं कर पाते और सीधे ही हमला बोल देते हैं। इनकी स्मेल भी बहुत तेज होती है। ये अपने शिकार की हल्की सी सेंट को ही कई मीटर दूर से डिटेक्ट कर लेते हैं और इनकी आंखें रात को भी शिकार को डिटेक्ट कर लेती हैं। और तो और ये भी देखा गया है कि इनमें सिक्स्थ सेंस भी होती है, वाइब्रेशन सेंस। ये पानी में हल्की वाइब्रेशन को भी डिटेक्ट कर लेते हैं और अगर कोई चिड़िया भी इनके नजदीक आई तो ये उसे अपना निवाला बनाने में देरी नहीं करते। इवन जंगल के राजा शेर भी इनसे थोड़ी दूरी बनाना ही सही समझते हैं। लेकिन क्या क्रोकोडाइल, जो कि इतने सारे हथियारों से लैस होते हैं, तभी भी टी-रेक्स को टक्कर दे सकते हैं? क्योंकि अपने समय की एपेक्स प्रेडिटर रहे टी-रेक्स को देखकर सभी क्रीचर्स कांप उठते थे। ये चलते फिरते ट्रक एक इंसान से भी तेज भाग सकते थे। 12 इंच तक बड़े और धारदार दांत और हड्डियां तक चबा जाने वाले जबड़े, आंखें इतनी तेज कि एक बाज को भी टक्कर दे दे। इनकी सूंघने की पावर इतनी तेज होती थी कि इनको अपने शिकार की गंध हजारों मीटर दूर से ही मिल जाती थी। ये इतने चालाक शिकारी होते थे कि ये शिकार के पास कोई 9 टन के जानवर के जैसे शोर मचाते नहीं आते, पर दबे पांव घात लगाकर शिकार के पास आते और फिर एक लेपर्ड के जैसे झटके में शिकार पर हमला बोल देते और उसको अपने हड्डियां तक तोड़ देने वाले जबड़ों से मौत के घाट उतार देते। टी-रेक्स कोई गुस्सैल मोस्टर नहीं थे जो हर समय बस तोड़फोड़ करते रहते जैसा कि उन्हें मूवीज में दिखाया जाता है, बल्कि टी-रेक्स बहुत ही समझदार और चालाक क्रीचर्स होते थे जो कि फालतू की लड़ाइयां अवॉइड करते थे और तभी हमला करते थे जब जरूरी हो। EQ यानी कि इंसेप्लाइजेशन कोएफिशिएंट, जो कि एक पैरामीटर होता है किसी जानवर की इंटेलिजेंस का। ये किसी जानवर के ब्रेन टू बॉडी रेशियो से निकाला जाता है। मतलब उसका दिमाग उसके बॉडी के अकॉर्डिंग कितना बड़ा है, जिससे कि उसका दिमाग नॉर्मल फंक्शंस जैसे कि मसल कंट्रोल के अलावा और भी कई एडवांस फंक्शन यूज करता है, जैसे कि प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल, सोशल इंटेलिजेंस और मेमोरी।
अगर एक कंपैरिजन के लिए बताओ तो हम ह्यूमंस का EQ 7.4 से लेकर 7.8 के बीच में होता है, जो कि सबसे ज्यादा है। इसके अलावा कुछ और इंटेलिजेंट क्रीचर्स में आते हैं डॉल्फिन्स, एलिफेंट्स और ओरेंगुटेन। एनीवे, वापस मेन टॉपिक में आते हैं। तो सबसे खतरनाक डायनासोर में से एक टीरेक्स का EQ 2.0 से लेकर 2.4 तक एस्टिमेट किया गया है, जो कि एक मॉडर्न चिंपांजी से कंपेरेबल है। यानी कि टीरेक्स चिंपांजी के जितने समझदार होते थे। हाइपोथेटिकली क्या होगा अगर अपने समय के दो एपेक्स से प्रेडिटर का आमना सामना हो गया तो कौन जीतेगा? जमीन में टीरेक्स 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से हमला कर सकते थे, पर एक क्रोकोडाइल सिर्फ 11 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। तो जमीन में टीरेक्स क्रोकोडाइल से कई गुना ज्यादा फुर्तीला होगा। हाइपोथेटिकल बैटल में टीरेक्स क्रोकोडाइल पर बड़ी तेजी से हमला करता। एक और बड़ा डिसएडवांटेज जो कि क्रोकोडाइल को फेस करना होगा, और वो होगा क्रोकोडाइल की छोटी हाइट का। सबसे बड़े क्रोकोडाइल भी 3 फीट से ज्यादा ऊंचे नहीं होते हैं। वहीं दूसरे तरफ टीरेक्स आमतौर पर 15 से 20 फीट तक ऊंचे होते थे, जिनमें सिर्फ उनकी टांगों की हाइट ही 10 से 11 फीट तक होती थी। आमने सामने में एक क्रोकोडाइल टीरेक्स के सिर्फ पैरों तक ही पहुंच पाएगा, जबकि टीरेक्स अपनी मैसिव हाइट और अपनी इंटेलिजेंस के जरिए क्रोकोडाइल के वाइटल ऑर्गन्स को सीधे टारगेट करेगा, जैसे कि उसका स्कल, नेक और बैक। और अगर टीरेक्स की एक्सट्रीमली पावरफुल बाइट क्रोकोडाइल की खोपड़ी में पड़ गई तो टीरेक्स के दांत उसकी खोपड़ी को फाड़कर सीधे ही उसके दिमाग के चिथड़े उड़ा देंगे और क्रोकोडाइल की तुरंत ही मौत हो जाएगी। लेकिन क्या इस बैटल का रिजल्ट पानी के अंदर भी सेम होगा? क्योंकि जमीन का सबसे खूंखार प्रेडिटर टीरेक्स कोई अच्छा स्विमर नहीं था। टीरेक्स की भारी भरकम बॉडी और उसकी बॉडी शेप सिर्फ जमीन के लिए ही बनी थी। अगर टीरेक्स और एक बड़े क्रोकोडाइल का भी आमना सामना एक नदी के किनारे या फिर कम गहराई वाले पानी में हो गया तो एक टीरेक्स आराम से क्रोकोडाइल को अपना शिकार बना लेगा। लेकिन अगर यही बैटल गहरे पानी में हुई तो गहरे पानी में भी एक भारी भरकम टीरेक्स कोई पत्थर के जैसे नहीं डूबेगा, क्योंकि टीरेक्स के अंदर भी मॉडर्न बर्ड्स के जैसे ही एयर सैक्स होते थे। एयर सैक्स अगर मैं आसान शब्दों में समझाऊं तो ये एक तरीके के एयर बलून जैसे होते हैं, जो कि मॉडर्न बर्ड्स को फ्लाइट के दौरान एक्स्ट्रा ऑक्सीजन सप्लाई करते हैं। ये डायनासोर्स में भी होते थे, तो इनकी वजह से टीरेक्स की भारी भरकम बॉडी पानी में फ्लोट करेगी, ना कि सीधे ही डूब जाएगी। लेकिन पानी के अंदर टीरेक्स की भारी भरकम बॉडी का लगभग पूरा ही जोर उनकी टांगों में आएगा, क्योंकि टीरेक्स के आर्म्स उनकी बॉडी वेट के हिसाब से काफी कमजोर होते थे, जिससे कि टीरेक्स आराम से ही स्विम कर सकते थे और भारी बॉडी के कारण काफी एनर्जी भी वेस्ट होती थी। इन सब चीजों का फायदा मिलता पानी के दानव को। जहाँ टीरेक्स पानी से बाहर निकलने की कोशिश में लगे रहता, वहाँ दूसरी तरफ एक बड़ा क्रोकोडाइल घात लगाए रहता और इंतजार करता कि कब टीरेक्स थक जाए। जैसे ही टीरेक्स थकने लगेगा, वैसे ही क्रोकोडाइल 28 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से टीरेक्स पर हमला बोल देगा। गहरे पानी में कौन जीतता, इसका रिजल्ट 2 चीजों में डिपेंड करेगा। पहला कि क्रोकोडाइल कितना बड़ा है, और दूसरा कि क्रोकोडाइल घात लगाकर हमला करता है या फिर बिना घात लगाए। अगर क्रोकोडाइल मीडियम साइज का हो और चाहे घात लगाकर अटैक करे या बिना घात लगाए, तो इवन गहरे पानी में भी वो टीरेक्स को ज्यादा डैमेज नहीं पहुंचा पाएगा और टीरेक्स का आसानी से निवाला बन जाएगा। पर अगर क्रोकोडाइल बहुत बड़ा हो, जितना कि सबसे बड़े सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल होते हैं 20 फीट, तब आएगा कहानी में ट्विस्ट। अगर बड़ा क्रोकोडाइल घात लगाकर हमला बोल देता है तो क्रोकोडाइल गहराई से 27 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से सीधे ही टीरेक्स के लोअर लिम्ब में हमला बोल देगा और अपनी डेथ रोल से भयंकर डैमेज पहुंचाने लगेगा, जिससे कि पहले से ही घबराया हुआ टीरेक्स डिसबैलेंस हो जाएगा। और अगर क्रोकोडाइल टीरेक्स के लोअर लिम्ब को डिसलोकेट कर दे तो टीरेक्स को भारी नुकसान हो सकता है, जिससे कि टीरेक्स का तैरना भी मुश्किल हो जाएगा। और अगर वो घबरा गया या फिर उसके नॉस्ट्रिल देर तक पानी के अंदर रह गए तो उसके लंग्स और एयर सैक्स में पानी भर सकता है और वो डूब सकता है। पर ऐसा तब होगा जब टीरेक्स स्मॉल साइज का हो, क्योंकि अगर टीरेक्स लार्ज या फिर इवन मीडियम साइज का भी होगा तो टीरेक्स की भारी भरकम बॉडी को हिला पाना भी क्रोकोडाइल के लिए आसान नहीं होगा। और अगर टीरेक्स बिना टाइम वेस्ट करे और सांस रोककर क्रोकोडाइल पर तुरंत काउंटर अटैक कर दे तो अपनी पावरफुल बाइट से क्रोकोडाइल की खोपड़ी फोड़ देगा। जमीन में तो टीरेक्स का कोई भी मुकाबला नहीं, मगर गहरे पानी में भी एक अडल्ट टीरेक्स को हरा पाना मॉडर्न क्रोकोडाइल के बस का नहीं होगा। लास्ट लाइन फिर से सुनो, मॉडर्न क्रोकोडाइल के बस का नहीं होगा, क्योंकि आज से लगभग 8 करोड़ साल पहले, ठीक डायनासोर की एज में, धरती में पाए जाते थे 40 फीट बड़े पानी के दानव, डायनोसूचिस।